जितने लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ना, हर किसी का सिर्फ एक ही इशू है, जल्दी रैंकिंग क्यों नहीं आती। और डेफिनेटली रैंकिंग्स टेक टाइम, बट अगर आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा हम करेंगे, आप ये बताएं जल्दी रैंक कैसे किया जा सकता है। ये वीडियो विद प्रैक्टिकल टिल द एंड आई विल शो यू हाउ यू कैन रैंक विद इन 7 डेज। तो पूरी वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपको क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर आपको फास्ट रैंकिंग चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, आप स्टार्ट करेंगे एक नई वेबसाइट से। अब एक नई वेबसाइट जो होती है ना, उसकी कोई एज होती है, दैट मीन्स कि वो बिल्कुल फ्रेश आपने रजिस्टर्ड की है, ठीक है। इसी तरह एक नई वेबसाइट के कोई बैकलिंक्स नहीं होते, क्योंकि डे 1 पे आप उसको रजिस्टर्ड कर रहे हैं, ना उसके कोई बैकलिंक्स हैं। इसी तरह से अगर बैकलिंक्स नहीं है तो अथॉरिटी नहीं होगी। अब अगर अथॉरिटी नहीं है तो डेफिनेटली रैंकिंग्स नहीं आएंगे। अब आपको पता है, एक फ्रेश वेबसाइट जो होती है उसको रैंक करने के लिए जितनी भी आप मेहनत करते हैं, कंटेंट पोस्ट करते हैं, सारा कुछ करते हैं, अल्टीमेटली वो चीज़ें क्या करती हैं, वेबसाइट के साथ साथ एज बनती है, साइट के साथ साथ कुछ बैकलिंक्स आप बनाते हैं, फिर कुछ अथॉरिटी बिल्ड होती है और आहिस्ता आहिस्ता आपको रैंकिंग्स मिलती हैं साइट के लिए। तो सपोज कर लें यहाँ पे अगर फ्रेश डोमेन की बजाय हम एक दूसरा रूट ले लें जो कि है एजिड वेबसाइट्स का। अब अगर एजिड वेबसाइट्स को आप देखते हैं, सबसे पहले एज या लेगेसी एक वेबसाइट की होती है। एजिड की 2 टाइप्स होते हैं, मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर एजिड वेबसाइट या डोमेन लेते हैं, उसकी कुछ ना कुछ एज होगी, ठीक है। एज का आपको बेनिफिट मिलता है। इसी तरह से एक एजिड वेबसाइट के कुछ बैकलिंक्स भी बने होते हैं, और अगर किस्मत अच्छी हो, अगर उसके बैकलिंक्स अच्छे आपको मिल जाएं, तो भाई इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसी तरह से आपकी एक एजिड वेबसाइट की अथॉरिटी ऑलरेडी बनी होती है ड्यू टू दोज बैकलिंक्स, एंड देन जब आपकी साइट की ऑलरेडी अथॉरिटी होती है, जिसकी वजह से जैसे ही नया कंटेंट पोस्ट किया जाता है उसके ऊपर आपको क्विकली रैंकिंग्स मिलती हैं, बिकॉज साइट की एज है, साइट के बैकलिंक्स हैं और साइट की ऑलरेडी अथॉरिटी है। तो अल्टीमेटली जब आपको साइट रैंक करने में टाइम लगता है एक फ्रेश साइट को, इन 3 चीज़ों के ना होने की वजह से लगता है। अब अगर एजिड वेबसाइट्स को देखें तो 2 तरह की होती हैं, एक्सपायर्ड एंड ऑक्शन। तो चलिए इन दोनों पे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक्सपायर्ड डोमेन्स। एक्सपायर्ड डोमेन क्या होती है? एक ऐसी डोमेन जो पहले से किसी ने यूज़ कर रखी है, अब वो डोमेन अवेलेबल है टू रजिस्टर, यानी कि अब आप उसको रजिस्टर करेंगे, आपके पास वो डोमेन आ जाती है, दैट डोमेन विल बी कॉल्ड एन एक्सपायर्ड डोमेन। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि एक एक्सपायर्ड डोमेन ऑलरेडी कोई यूज कर चुका है। हो सकता है उसका एक ओनर हो सकता है मल्टीपल ओनर्स हो। नाउ यू आर द नेक्स्ट ओनर। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, हाउ टू फाइंड एन एक्सपायर्ड डोमेन। तो चलिए स्क्रीन पे चल के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से एक अच्छी एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड की जाती है। इसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको Href टूल की। तो मार्केट में बहुत सेलर्स हैं, किसी से भी ले लीजिएगा। आपने Href टूल लॉगिन करना है, कोई भी बड़ी वेबसाइट जो है जैसे nymac.com, आपने इसको एंटर करना है, ठीक है। एंटर करने के बाद जैसे इसके रिजल्ट्स लोड हो जाएंगे, अब आपने जाना है रेफरिंग डोमेन्स में। चूंकि तकरीबन बहुत सारे लोगों को ये प्रोसेस पता होगा, यहाँ पे आपने कुछ फिल्टर्स लगाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो डू फॉलो का, इस फिल्टर का मतलब ये होगा कि इस बड़ी वेबसाइट से nymac.com से जिन वेबसाइट्स को लिंक जा रहा है वो 2 तरह के होंगे, नो फॉलो या डू फॉलो। होपफुली आपको इन चीज़ों का पता होगा। तो जब हमने एक एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड करनी है तो उसके ऊपर कम से कम किसी एक ऐसी बड़ी वेबसाइट का लिंक लाजमी होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? देखें, एक्सपायर्ड डोमेन क्या होती है, मैंने पहले बताया, जो ऑलरेडी कोई यूज़ कर रहा था, उसने लीव कर दी, अब कोई और उसकी ओनरशिप ले लेगा। जब आप उस डोमेन को अक्वायर कर लेंगे, जैसे यहाँ से कुछ डोमेन्स आपके सामने निकलेंगी, मैं यहाँ से शो रिजल्ट करता हूँ, तो अभी बेसिकली क्या होगा कि उस डोमेन के ऊपर इस तरह का अगर एक भी बैकलिंक है तो भाई वो डोमेन वैल्यूएबल है। और इस तरह का एक बैकलिंक बनाने में आपको $2 से $4,000 का बजट रिक्वायर्ड होता है। अब $10 की डोमेन में आपको ये वाला लिंक फ्री में मिल सकता है। किस तरह से? आपने जस्ट यहाँ से क्या करना है, एक अवेलेबल डोमेन फाइंड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले डू फॉलो वाइज इनको सॉर्ट कर लें, और उसके बाद आपने स्टेटस में आना है, और स्टेटस में आके यहाँ पे नॉट फाउंड, रेफरिंग पेज नॉट फाउंड का मतलब ये था कि जिस पेज को ये वाली वेबसाइट यानी कि nymac.com रेफर कर रही थी, वो वाला पेज अब एग्जिस्ट नहीं करता। दैट मीन्स कि वो साइट हो सकता है, ज़्यादा चांसेस हैं वो डाउन हो गई हो। तो नॉट फाउंड पे क्लिक करें। अब ये जितनी डोमेन्स आपके पास आई हैं, आपने इनको चेक करना है। यहाँ से लिस्ट एक्सपोर्ट कर लें। एक्सपोर्ट करने के बाद आपके पास जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट को करना है हमने ओपन, और यहाँ से आपने चले जाना है नेम चीप पे। नेम चीप में आपने यहाँ से ये डोमेन सर्च में जाएंगे, जैसे होम पेज ओपन करेंगे बीस्ट मोड आ जाएगा, ठीक है। तो शीट ओपन कर लें, साथ में बीस्ट मोड को हम ऑन कर लेते हैं। तो अब हमारे पास डोमेन्स की लिस्ट आ गई है। सारी डोमेन्स को कॉपी कर लें, बिकॉज हमारे पास तकरीबन 5000 डोमेन्स की लिस्ट है, ठीक है। 5000 की हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पे आप आएँ, ये देखें 5000 डोमेन्स को आप ऐड कर सकते हैं। आप इनको ऐड करें और उसके बाद आपने यहाँ से सिंपली जनरेट पे क्लिक कर देना है। अब कुछ सेकंड्स लगेंगे पूरा डाटा को चेक करने के लिए, तो आपके पास यहाँ पे जो जो डोमेन अवेलेबल होगी उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। अभी जब तक ये डाटा लोड होगा सारी डोमेन्स का, तो हमें पता चलेगा कौन सी अवेलेबल है कौन सी नहीं है। देन तो डाटा भी साथ में आ गया। अब ये डोमेन है $9,099 की, तो इसको इग्नोर कर देना आपने। आगे चलते जाएं और देखें कौन सी डोमेन अवेलेबल। अभी भी डाटा लोड नहीं हुआ,
तो इट विल टेक सम टाइम। तब तक हम क्या करते हैं, हम यहाँ से सिर्फ एक डोमेन ले लेते हैं जिसको हम सिर्फ फर्जी तौर पे चेक करने के लिए कि भाई अगला प्रोसेस क्या है। तो अब आप अगर यहाँ पे देखो एक्सपायर्ड डोमेन जब आपने फाइंड कर लिया, आप इमेजिन कर लेते हैं हमने फाइंड कर लिया, अगला स्टेप है हाउ टू चेक। तो चेक इसलिए करना ज़रूरी है कि स्ट्रेट अवे आप उस डोमेन को यूज़ नहीं कर सकते। हो सकता है वो स्पैम्ड हो चुकी हो सकता है वो पेनलाइज हो चुकी हो सकता है वो रीडायरेक्ट हो चुकी हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इमेजिन कर लेते हैं यहाँ से हम डोमेन कॉपी कर रहे हैं, यहाँ से आपने जाना है वे बैक मशीन में, यानी कि archive.org ये एक वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट बेसिकली क्या करती है कि जो भी डोमेन आप इसमें ऐड करेंगे ये उस डोमेन की आपको हिस्ट्री शो करेगी, जब से लेके डे 1 से जब ये डोमेन रजिस्टर हुई थी तब से लेके अब तक इस डोमेन को कितनी बार चेंज किया गया है, क्या कंटेंट इस पर था क्या नहीं था, हर एक चीज़ आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डोमेन ऐड कर देते हैं। अब इस डोमेन की बेसिकली आपके पास स्क्रीनशॉट्स आएंगी, यानी कि इसने क्या कर रखा है कि उस डोमेन के बारे में पुराने जितने भी साल हैं, जैसे ये देखें अब आपके पास 2011 से लेके 2024 तक जितना भी इस वेबसाइट के ऊपर चेंजेस हो रखे हैं उनके बारे में इसके पास इंफॉर्मेशन है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल ताकि आपको समझ आ जाए। तो अभी 2024 में हमने तो ये इमेजिन किया कि ये डोमेन अभी अवेलेबल है, ठीक है, तो अभी पूरी लिस्ट को जाके भी हम दोबारा देख लेंगे जो अवेलेबल होगी, बट प्रोसेस समझ लें ताकि वो एक चीज़ है जो रिपीट करनी है आपने। एक वेबसाइट मैंने ऐड की है बड़ी वेबसाइट, अब आपको इसी तरह की बहुत सारी मल्टीपल बड़ी वेबसाइट्स की बेसिकली क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। अभी उसका भी तरीका आपको बताता हूँ कि वो आप कैसे निकाल सकते हो। सपोज ये फर्स्ट स्क्रीनशॉट है 13 अप्रैल 2024 का, मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से। अब इस स्क्रीनशॉट में बेसिकली क्या शो करेगा ये कि ये वाला इसका यूआरएल था। अभी आगे जाके आपको और भी चीज़ें मैं बताऊंगा कि किस तरह से एक अच्छी डोमेन को आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि इस तरह बहुत सारी डोमेन्स ऐसी पड़ी होती हैं जो पेनलाइज्ड होती हैं, जिनके ऊपर बहुत प्रॉब्लम फेस हो सकती है आपको। तो ये चीज़ इंश्योर करना ज़रूरी है कि ये डोमेन सही जाएगी। ठीक है, अब आप अगर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो ये वेबसाइट कुछ इस तरह की दिख रही है। दैट मीन्स कि ये एक प्रॉपर एक कंपनी की वेबसाइट लग रही है जो स्क्रीनशॉट उस टाइम पे था। तो ये बेसिकली 13 अप्रैल का स्क्रीनशॉट है, बहुत रीसेंट है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा असल में काम क्या है, हमने 3-4 चीज़ें देखनी हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कलर्स हैं, ब्लू कलर है इसका क्या मतलब होता है और ये जो ग्रीन कलर है इसका क्या मतलब होता है। ब्लू कलर का सिंपल मतलब ये होता है कि डोमेन जो है वो इस वक्त एक्टिव थी। ठीक है, जो डोमेन का यूआरएल था वो एज इट इज़ उस यूआरएल पे वो शो हो रही थी। ग्रीन का मतलब ये होता है कि रीडायरेक्ट हुआ है, कुछ कहीं ना कहीं पे कुछ रीडायरेक्ट दिखा है इस वेबसाइट को, यानी कि archive.org को। तो अभी यहाँ पे इसको लोड होने दे, हम देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है इसके पास रीडायरेक्ट के बारे में। अब अगर ये वाला मैं ओपन करता हूँ, अब ये चीज़ें बेसिकली जो है ना वो आप लोगों को नहीं बताई जाती। आई मेक श्योर मैं जितनी डिटेल्स के साथ आपको समझा सकूँ। यहाँ पे देखें, अब ये HTTPS पहले नहीं आया था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ओपन करते हैं ना तो ये वाला पेज देखें। जैसे मैं इस पे माउस लेके जा रहा हूँ तो आपको नीचे URL में दिख रहा होगा roomzilla.net। ठीक है, लेकिन जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये आगे वाला जो URL है ये किसी ना किसी तरह से वो लेके आ रहा है कि भाई इसके ऊपर रीडायरेक्ट हो रही है, कोई इशू होगा साइट में वट एवर। बट इस चीज़ को देखना क्यों ज़रूरी है, मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है कि रीडायरेक्ट्स का आपको लाजमी चेक करना। उसकी वजह ये है कि जब लोग एक्सपायर्ड डोमेन्स को परचेज करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो उस डोमेन के ऊपर चूँकि बैकलिंक्स होते हैं, पावरफुल बैकलिंक्स, तो वो उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं। तो रीडायरेक्ट करने से होता ये है कि वो जो एक्सपायर्ड डोमेन के ऊपर जो बैकलिंक्स होते हैं वो रीडायरेक्ट होकर आगे चले जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जब एक डोमेन से बैकलिंक्स रीडायरेक्ट होके आगे चले जाते हैं वो डोमेन अपनी वैल्यू लूज कर देती है। बट इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। आई वुड रेकमेंड कि अगर रीडायरेक्ट हो चुकी है वो तो अवॉइड करें उस तरह की डोमेन से। अब जब आप एक एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो रीडायरेक्ट हो रही है और खास तौर पे वो किसी नई डोमेन पे रीडायरेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे अगर आपने देखा है ये किसी नई डोमेन पे रीडायरेक्ट नहीं हुई और इसका अपना URL जो है वो ही आया है, आगे साथ में कुछ एक्स्ट्रा URL आ गया, मतलब उसी का अपना कोई नया URL शो हो गया जो कि कोई प्रॉब्लम लग रही है साइट में। ठीक है, दैट मीन्स कि ये वेबसाइट कहीं और रीडायरेक्ट नहीं हुई। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से अगर चाहें थोड़ा सा ऊपर आएँ, 2023 पे क्लिक करें, आपके पास 2023 का डाटा आ जाएगा। आप इसी तरह से जितने पुराने साल हैं आपको सबका डाटा चेक करना पड़ेगा, जरूरी है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जब आप एक डोमेन पे काम शुरू करेंगे आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने रिसोर्सेज, अपना टाइम, आपने हर चीज़ एक्सपेंड करनी है। लेकिन आपको अगर इस चीज़ की श्योरिटी ना हो कि यार यहाँ पे इस वेबसाइट का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर आप कैसे ये स्टेप ले सकते हैं। इमेजिन कर लें आप एक लैंड लेते हैं फार्मिंग के लिए, आप उस पर कुछ भी उगाना चाहते हैं, बट सम हाउ यू गेट टू नो कि यार ये लैंड जो है ना इसके ऊपर कोई चीज़ उग नहीं सकती, तो क्या आप फिर भी
उसके ऊपर बीज, उसके ऊपर जितनी मेहनत, इन्वेस्टमेंट, 6 माह का टाइम स्पेंड करेंगे। नहीं, बिफोर यू डू एनीथिंग यू चेक कि हाँ इस ज़मीन में मैं जो काम करूँगा मुझे उसका फल मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो ये चेक करना तो बहुत ज़रूरी है। तो उनमें से रीडायरेक्ट पहली चीज़ है जो चेक की जा सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। 1 सितंबर 2024 एक फ्री एसईओ कोर्स आ रहा है। टेक्निकली इट्स फ्री। बेसिकली रिसेंटली मेरा एसईओ का 5th बैच अभी खत्म हुआ है, जिसकी फी 40,000 थी। अब वही एग्जैक्ट कोर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते। हियर इज द कैच। ज्वाइन करने के लिए आपको 4,000 फीस सबमिट करनी पड़ेगी, विच इज रिफंडेबल ऑन द कंडीशन कि ड्यूरिंग द कोर्स आप काम करेंगे। उसकी पहली वजह कि ज्वाइन करने वाले सिर्फ सीरियस लोग आए, चस्के लेने वाले दूर रहेंगे, और जो सीरियस होंगे वो काम करके अपनी वही फी एज इट इज रिफंड लेके जा सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इंस्टाग्राम के ऊपर रिलीज करूंगा डिटेल्स, सो मेक श्योर आप इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो कर लें। चलिए वीडियो पे वापस चलते हैं। अब अगली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये आपने चेक करनी है कि क्या एक डोमेन हिस्ट्री में किसी भी टाइम कहीं पीबीएन के लिए यूज तो नहीं हो चुकी। व्हाट इज पीबीएन? पीबीएन स्टैंड्स फॉर प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। तो काफी लोगों को आइडिया नहीं होगा इस चीज का। मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, सबसे पहले सेंटर में आपको मेन साइट नजर आ रही है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट दिस इज 1 पीबीएन, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टेक्निकली यहाँ पे 10 वेबसाइट्स हैं जो इसी बंदे की हैं जिसकी वेबसाइट है। तो पीबीएन बेसिकली कौन बनाता है? जो एक वेबसाइट ओनर है, या तो वो अपना नेटवर्क खुद बना लेता है या फिर किसी से लिंक्स परचेज कर लेता है। जो भी केस होगा, पीबीएन के लिए आप इस तरह की डोमेन्स यूज़ करते हैं जिनके ऊपर हिस्ट्री में किसी ने यूज़ की थी, बैकलिंक्स बनाए, छोड़ दिए। अब उन बैकलिंक्स का यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं? हम उन डोमेन्स को रजिस्टर कर लेते हैं, उनको बड़े तरीके से हाइड कर लेते हैं। अगर आपको पीबीएन भी सीखना है तो कमेंट्स में पीबीएन लिख दीजिएगा। 100 कमेंट्स अगर पीबीएन के आ गए तो मैं पीबीएन के ऊपर एक डिटेल प्रैक्टिकल वीडियो, एक लाइव पीबीएन बना के आप लोगों को दिखा दूंगा। हर एक चीज़, हर एक स्टेप, कुछ भी पेड़ रखने की जरूरत नहीं है मुझे उसमें। अब यहाँ पे ये होता है कि आपके कंट्रोल में होती हैं ये सारी डोमेन्स, यानी कि पीबीएन की डोमेन्स, ठीक है। तो 10 का नेटवर्क हो, 20 का नेटवर्क हो, ये लोग इसलिए बनवाते हैं जब किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे डोमिनेट करना हो, ताकि उसके ऊपर आप किसी को भी नहीं चाहते कि वो कोई आके आपको आउटरैंक करे, तो आप ये काम करते हैं। बाद औक़ात पीबीएन पकड़ा भी जाता है। तो अब किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि एक ऑक्शन डोमेन पीबीएन के लिए यूज हो चुकी है या नहीं? तो उसके लिए वापस आ जाएं। यहाँ से जैसे जैसे आप स्क्रीनशॉट्स चेक करते जाएंगे, सपोज यहाँ पे ये एक स्क्रीनशॉट है, मैं इसको ओपन करता हूँ। अच्छा, एक और तरीकाकार है स्क्रीनशॉट्स को चेक करने का। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से 1 बाय 1 जाके क्लिक करें। ये आपको छोटी सी एक बार नज़र आ रही होगी। इस बार में आपको ये एरो नज़र आ रहा होगा। ये एरो पिछली स्क्रीनशॉट्स को लोड करता है, लेकिन इस पेज का डाटा ये लोड नहीं कर पाया टूल। हम कोई और स्क्रीनशॉट देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये वाला भी ओपन कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाना जो चाह रहा हूँ वो चीज़ ये है कि पीबीएन को किस तरह से आप डिटेक्ट करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा एक डोमेन पीबीएन के लिए यूज़ हो चुकी है या नहीं। अब ये पेज एक लोड हुआ है। अब आप देखें अगर फॉर एग्जांपल, तो इस पेज के ऊपर आपको प्रॉपर एक कंपनी का बना हुआ पेज दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल एक लंबी आर्टिकल्स की लाइन है। पीबीएन के ऊपर यही होगा। एक पीबीएन होता क्या है? 5, 10, 20 आर्टिकल्स होंगे, जितने भी लेंथी हैं सारे के सारे इस एक होम पेज के ऊपर शो होंगे, ठीक है। तो पीबीएन का सबसे मिसयूज लोग कैसे करते हैं? एक पीबीएन है फॉर एग्जांपल फर्नीचर से रिलेटेड वेबसाइट है। उस फर्नीचर से रिलेटेड वेबसाइट में वो हर एक इंडस्ट्री से रिलेटेड वेबसाइट को ऐड करके लोगों को लिंक्स बेच रहे होते हैं। और इवन आप लोग जो गेस्ट पोस्ट बाय करते हैं वो भी यही सारा कुछ चल रहा होता है। डिजाइन इस तरह से करते हैं आपको पता नहीं चलता। और भाई हर एक मैट्रिक मैनिपुलेट हो सकता है। डीआर के खास तौर पे, एचआरएफ के जितने मैट्रिक्स हैं, डीआर का, बैकलिंक्स, ट्रैफिक, हर एक चीज मैनिपुलेट हो सकती है। आप अगले को ये दिखा सकते हैं कि मैंने डीआर इंक्रीज की है, इसकी ट्रैफिक भी अच्छी है, इससे बैकलिंक ले लें। आपको देखने में लग रहा होगा यार ये वेबसाइट सूटेबल है फॉर द बैकलिंक, मुझे ले लेना चाहिए। 50, 60, 70, $80 का बैकलिंक ले लेते हैं। बट इन रियलिटी पीछे कुछ और गेम चल रही होती है। तो इस पर भी किसी दिन और मैं लेक्चर दूंगा। बट टुडे आपको ये समझना है, अगर एक पेज के ऊपर आपको सीरीज ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल के बाद आर्टिकल दिख रहा हो, नथिंग एल्स, और उन आर्टिकल्स के अंदर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हो, पिक्चर्स वगैरह होंगी, बट कहीं ना कहीं पे एक आधा लिंक दिखेगा एक आर्टिकल के अंदर आपको, वो बैकलिंक आपकी मनी साइट को जा रहा होता है। अगर आपकी अपनी होती है तो आप थोड़े से प्यार से बनाते हैं। अगर आप उसको बेच रहे होते हैं तो आप बेतहाशा बैकलिंक्स लेते हैं, और वो बेसिकली क्या होता है, पकड़ा जाता है। तो जब पकड़ा जाता है पेनलाइज हो जाती है। तो जब पेनलाइज हो जाती है वो साइट को छोड़ देते हैं, अगली डोमेन पकड़ लेते हैं। इस तरह की डोमेन्स जो होती हैं वो यहाँ पे आपके पास शो होंगी जब, तो आपको क्या देखना है कि भाई पेनलाइज तो नहीं हो चुकी। तो अगर इस तरह की डोमेन पेनलाइज हो जाए और आपके सामने आ जाए तो भाई उस डोमेन को आपने सिंपली इग्नोर कर देना। अब बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करके एक पेनलाइज्ड डोमेन को हम फ़ौरन कन्वर्ट कर सकते हैं एक अच्छी डोमेन के अंदर। बहुत सारी टेक्निक्स हैं उसकी, बट वो किसी और दिन। राइट नाउ हमारा टॉपिक सिर्फ ये है कि हम किस तरह से डे 1 से ही एक ऐसी डोमेन लें जो क्लीन हो,
जिसका रिकॉर्ड ख़राब ना हो। तो रीडायरेक्ट्स चेक कर लिए, नंबर 2 पे PBN चेक कर लिया। नंबर 3 आपने ये देखना है कि कहीं वो वेबसाइट एडल्ट एक्टिविटीज़ या चाइनीज़ कंटेंट के लिए यूज़ तो नहीं की गई। अब जिस तरह से मैंने यहाँ पे ये पेज ओपन कर रखा था, इसी तरह से आप जाके पुरानी स्क्रीनशॉट जितनी भी देखेंगे, यहाँ से आप 1-1 करके वापस चलते जाएंगे ना, तो ये पुराने पेजेस को लोड करता जाएगा। अब देखें, आपने एक बिजनेस सेटअप करना है, आपको अगर अच्छा लिंक इसके ऊपर मिल रहा है तो क्यों ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके कंफर्म कर लिया जाए कि येस दिस डोमेन विल एक्चुअली वर्क। उसके लिए सिर्फ 3 से 4 चीज़ें आपको चेक करनी है, वो रीडायरेक्ट ना हो रही हो, वो PBN ना लगाओ और उस पर एडल्ट कंटेंट हिस्ट्री में यूज़ ना हुआ हो। ये क्या कहानी है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एडल्ट साइट्स चलाने की कोशिश करते हैं, यानी कि चाइनीज़ कंटेंट या इस तरह का किसी तरह का भी कंटेंट पोस्ट कर करके उसको किसी तरह से कैश आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उससे आपने बचना है। उससे बच कैसे सकते हैं? सिंपली आप उस डोमेन की जितनी हिस्ट्री है 1 बाय 1 उसको चेक करते जाएं। करते करते आपको ये पता चलता जाएगा कि हाँ भाई, कोई ऐसा स्क्रीनशॉट नहीं आया जिसमें ये दिख सके कि ये वेबसाइट हिस्ट्री में किसी इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हुई है। अब आप लोग कहेंगे कि हो सकता है इस टूल से स्क्रीनशॉट मिस हो गई हो, तो भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जैसे ही इस वेबसाइट पे कुछ भी एक्टिविटी होती है उसका ये स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेती है। तो जब भी एक वेबसाइट ड्रॉप होती है, नहीं बनती है, डाटा ऐड होता है, चेंज होता है, कुछ भी स्क्रीनशॉट लिया जाता है, तो स्क्रीनशॉट मिस नहीं हो सकता, बिकॉज जो एक्टिविटी होगी उसका सिग्नल लाजमी रिलीज होगा और उस सिग्नल को ये कैच करेंगे एंड देन ये स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे उसका, ताकि इस डेटाबेस से कल को आप ये चेक कर सके कि वो वेबसाइट क्लीन है या नहीं है। सो दिस इज़ हाउ यू विल चेक कि आपकी जो वेबसाइट है वो कहीं स्पैम के लिए यूज़ तो नहीं हो चुकी या ऑलरेडी स्पैम्ड तो नहीं है, उस पर काम करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। कहीं वो पेनलाइज तो नहीं है। पेनलाइज का ज़्यादातर मतलब यही होता है कि वो PBN के लिए यूज़ तो नहीं होगी। अगर वो हो गई है उसको फारिग कर दें, छोड़ दें, या फिर उसको रीडायरेक्ट तो नहीं किया गया। रीडायरेक्ट वाली डोमेन को वैसे कुछ चांसेस हैं आप फिर भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज बैकलिंक्स अभी भी उसी डोमेन के ऊपर रहेंगे, बैकलिंक्स कहीं नहीं जाते। अगर आप परचेज कर लेते हैं उस डोमेन को जिस पे यानी कि जो एक्सपायर्ड डोमेन है, तो वो बैकलिंक्स उसी के ऊपर ही रहेंगे, वो आपकी ओनरशिप में आ गई है अब, तो आप वो रीडायरेक्ट रिमूव करके अपने पास लगा सकते हैं क्योंकि आपकी ओनरशिप में है वो डोमेन। तो ये थी कहानी कि किस तरह से आप एक्सपायर्ड डोमेन्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। चाहे जितना मर्जी आप एक्सपायर्ड डोमेन की तारीफ कर लें, बुरा कह लें, ये एक अच्छी चीज़ है, ये वर्क भी करती है, बट आई विल स्टिल रिकमेंड आप एक्सपायर्ड डोमेन्स के बारे में अगर नॉलेज नहीं रखते, आपको आइडिया नहीं है कि यार ये किस तरह की चीज़ है या इस रास्ते से जाके आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि हमेशा दूसरा कोई रूट लें। एक्सपायर्ड डोमेन्स का रूट तब लें व्हेन यू नो एग्जैक्टली जो डोमेन आप चूज़ कर रहे हैं, दिस डोमेन इज़ ओके, कंफर्म कर लिया है, हर चीज़ चेक कर ली है, ओके है, देन गो हेड विद एन एक्सपायर्ड डोमेन्स। अदरवाइज आई डू नॉट रिकमेंड, क्योंकि रिसेंट गूगल अपडेट्स में भी इन चीज़ों का जिक्र किया गया कि जो लोग एक्सपायर्ड डोमेन्स को या यूज्ड डोमेन्स को यूज़ करते हैं उनका उन्हें पता भी चलता है और वो उस चीज़ को ट्रैक भी करते हैं और आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। गूगल हैज़ ऑलरेडी टोल्ड दैट, बट स्टिल बहुत सारे लोग इनको यूज़ कर रहे हैं, दे आर गेटिंग बेनिफिट्स। सो दैट मीन्स कि डोंट ट्रस्ट वट एवर गूगल सेज। अब एक एक्सपायर्ड डोमेन को चेक करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। कंफर्म कैसे करेंगे ये एक्सपायर हो चुकी है या फ्रेश है, ठीक है। आपको उस टूल से भी पता चल सकता है, बाजू का कोई स्क्रीनशॉट ना वहां पे नजर आ रही हो। ये एक टूल है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, whois.domaintools.com। तो मैं यहाँ से एक डोमेन, यही वाली डोमेन लेके ऐड करता हूँ और इसको सर्च करके देखते हैं। तो आपको यहाँ से भी क्विकली पता चल सकता है। यहाँ से आपने कैप्चा फिल आउट करना है। अब ये आपको बेसिकली 2 आंसर्स देगा, या तो ये डोमेन फ्रेश है या नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये लिखा आ रहा है कि रजिस्ट्रार की डिटेल्स हैं, ठीक है। अगर ये लिखा आ जाता कि दिस डोमेन हैज़ नेवर बीन यूज्ड या इस डोमेन का कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन ना आए, दैट मीन्स कि वो अभी तक फ्रेश है। अगर नहीं है तो ये डिटेल्स आपको मिलेंगी, दैट मीन्स उसके रजिस्ट्रार की डिटेल्स कि वो कितनी पुरानी है, उसके नेम सर्वर्स कौन से हैं, एंड हर एक चीज़ उसके बारे में, चूँकि वो एग्जिस्ट कर रही है ना अभी, दैट्स वाई। आप क्विकली देखना चाहते हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो जब भी बहुत सारे लोग गलती क्या कर बैठते हैं, फ्रेश डोमेन परचेज कर रहे होते हैं, उनको ये लग रहा होता है दिस इज़ अ फ्रेश नेम, बट इन रियलिटी कभी कभी वो एक्सपायर हो के अब अवेलेबल हुई होती है। आपको गलती से पता नहीं चलता, आप एक्सपायर्ड डोमेन ही परचेज करके बैठ जाते हैं। सो हमेशा एक डोमेन को पहले चेक कर लें जब भी आप उसको परचेज करने लगे हैं। इस टूल के थ्रू या बहुत सारे और टूल्स हैं, बट आई लाइक दिस वन, इसके थ्रू चेक करें कि भाई ये फ्रेश है या पहले से यूज़ हो रखी है। अगर तो वो पहले से यूज़ हुई होगी तो ये डिटेल्स आएंगी। अगर फ्रेश है तो सिर्फ एक लाइन लिखी होगी उसके बारे में कि इस डोमेन का कोई रिकॉर्ड नहीं है इनके पास, ये फ्रेश है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब अगली चीज़ आपके पास है ऑक्शन डोमेन्स। ऑक्शन डोमेन क्या होती है? कुछ ऐसी डोमेन्स होती हैं जो अच्छी होती हैं, जिनके बारे में जिनके ओनर्स को पता होता है कि ये डोमेन अच्छी है। अब वो ये चाहते हैं कि इस डोमेन को वो अच्छे दामों में बेच दें, बिकॉज उनकी एज होगी, अथॉरिटी होगी, हर एक चीज़ होगी। अनलाइक एन एक्सपायर्ड डोमेन, ऑक्शन डोमेन अभी किसी की मलकियत में होती है। एक्सपायर तो एक्सपायर हो गई है ना,
ऑक्शन वाली डोमेन अभी एक्सपायर नहीं हुई, दैट मीन्स ओनर अभी कोई और है, बट वो ओनर उसकी वैल्यू के मुताबिक वो प्राइस लेना चाहता है इससे पहले कि वो एक्सपायर हो जाए। तो वो ये कहेगा कि भाई मैं इतने में सेल करता हूँ। मैं अभी दिखाता हूँ कहाँ से कैसे चेक की जाती है। तो ओनर बेसिकली अपनी उस डोमेन को लिस्ट करता है एक स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर, यानी कि GoDaddy की साइट है जहाँ पे ऑक्शंस की डोमेन लिस्ट होती हैं। आप वहाँ से जाके चेक करते हैं क्या प्राइस है, कितनी डिमांड कर रहा है, हर एक चीज़ चेक करने के बाद इफ़ यू थिंक वो आपके लिए काम की चीज़ है, आप बाय कर लेते हैं। ऑक्शन डोमेन्स एक्सपायर्ड डोमेन्स से बहुत डिफरेंट है। उसकी वजह यह है, एक ऑक्शन डोमेन अभी तक आपको इंडेक्स मिलती है, तो इंडेक्स होना डोमेन का बहुत मैटर करता है। प्लस एक ऑक्शन डोमेन मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे बैकलिंक्स के साथ अवेलेबल होती है, लेकिन इनको भी फाइंड करने का पूरा प्रोसीजर है। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं इस काम के लिए, जैसे कि स्पैमज़िला एक टूल है, आई थिंक $30-40 पर मंथ का टूल है, जो स्पेसिफिकली आपको क्या करता है, एक प्रॉपर डाटाबेस दिखाता है कि ये वो डोमेन्स हैं इस रजिस्ट्रार पे अवेलेबल हैं, इतने में अवेलेबल हैं, ये सारे स्टैट्स हैं। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पे चल के दिखाता हूँ। आपने सर्च करना है गूगल में GoDaddy ऑक्शंस, और इसके ऊपर आपको बेसिकली एक पेड अकाउंट बनाना है, ठीक है। पेड $5-10 पर ईयर का है अकाउंट। असल जो चीज़ है वो है डोमेन, चूँकि पेड डोमेन होती है आपको फ्री में नहीं मिलती, यानी कि अनलाइक दो $10-15 डोमेन्स $50 या $100 की भी हो सकती है, उससे भी ज़्यादा वर्थ की हो सकती है। अब आप यहाँ पे अगर वेबसाइट पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको ये डोमेन नेम दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। सामने उनकी प्राइस मेंशन है, साथ में ट्रैफिक मेंशन है, एज मेंशन है। आप अपनी बिड प्लेस कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए। उस अकाउंट के थ्रू आप बिडिंग करते रहेंगे, क्योंकि बिड होती है इसके अंदर, चूँकि डोमेन ऑक्शन पे लगती है। ऑक्शन का मतलब आपको पता ही होगा, एक चीज़ बिक रही होती है, ख़रीदार मल्टीपल होते हैं, जो बंदा सबसे हाईएस्ट प्राइस लगाता है वो विन कर जाता है। तो यहाँ पे भी यही चल रहा होता है। अगर आप एक डोमेन सेलेक्ट कर लेते हो ना, तो जैसे यहाँ पे आपको ये टाइम लिखा रहा है 2 days 10 hours लेफ्ट, आप यहाँ पे प्लेस बिड पे क्लिक करोगे। जब आपका अकाउंट होगा, आप लॉगिन करेंगे, आपने अपनी बिड प्लेस करनी है कि मैं इस डोमेन के इतने पैसे पे करता हूँ। आपको करंट बिड शो हो रही होगी कि भाई इसकी इस वक्त किसी ने, आपको नहीं पता वो कौन है, बट उस बंदे ने इतनी बिड लगाई है। आप क्या बिड लगाते हो, तो आप वहाँ से अपनी प्राइस सेलेक्ट करते हो, बिड पे क्लिक करते हो, अब वो बिड आपकी लग जाती है। उसी टाइम पे अगर कोई और बंदा बैठा होगा जो देख रहा होगा कि नहीं यार ये तो मुझे चाहिए, मैं और भी पे कर सकता हूँ, वो अपनी बिड प्लेस कर देगा, तो ये बिड ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी और ये 2 दिन तक चलता रहेगा। लास्ट मिनट में जब आप चले जाएंगे, जैसे ही कोई नया बंदा आखिरी में बिड करेगा, 5 मिनट और बढ़ जाएगी बिड। तो ये एक पूरा प्रोसेस है बेसिकली बिडिंग का, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पे देखो, आपको बहुत सारे स्टैट्स दिख रहे हैं। मेजेस्टिक ट्रस्ट फ्लो, मेजेस्टिक एक टूल है, जिस तरह से आप Ahrefs या SEMrush को देखते हैं, इस तरह से मेजेस्टिक एक टूल है, उसका ट्रस्ट फ्लो बहुत मैटर करता है, ठीक है। 21 बहुत अच्छा एक ट्रस्ट फ्लो स्कोर है। मेजेस्टिक का साइटेशन फ्लो भी होता है, साइटेशन फ्लो के अंदर भी 20 आ रहा है। ये टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक्स हैं जी 48,000 एंड रेफरिंग डोमेन्स हैं 600 रेफरिंग डोमेन्स हैं। अब आप इसकी अगर प्राइस देखते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू 1,16,000 रुपये है, और जो इसकी प्राइस एक्चुअल में लगी हुई है राइट नाउ वो है 17,82,000। और यहाँ इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो ये 18 साल की डोमेन है, यानी कि पुरानी है, और 4497 इसके ऊपर ट्रैफिक है, ठीक है। अब देखें यहाँ से इस टूल का आपको फ़ायदा और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है आपको, ठीक है, बिड लगा सकते हैं। नुकसान ये है, ये वो उतने स्टैट्स नहीं शो करता जितने एक डोमेन के बारे में डिसीजन लेने के लिए इनफ हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से डोमेन नेम कॉपी करें और इसको Href में चेक करें, SEMrush में चेक करें, फिर उसके बाद archive.org में चेक करें जाके, ठीक है। तो Href के अंदर बस आपने बैकलिंक्स देखने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास Href है, मैं Href में डोमेन ऐड करता हूँ। डोमेन ऐड करने के बाद हमने चले जाना है बैकलिंक्स में, और बैकलिंक्स की बजाय रेफरिंग डोमेन्स में ही आ जाएं आप। रेफरिंग डोमेन्स में हमने ऑल रेफरिंग डोमेन्स कहनी है, ताकि जितनी रेफरिंग डोमेन्स हैं हम वो चेक कर सकें। अब यहाँ पे हमने सिर्फ ये देखना है कि डू फॉलो कितनी है। तो अकॉर्डिंग टू Href 849 डोमेन्स हैं जी इस वेबसाइट की, ठीक है। और डू फॉलो बैकलिंक्स, इसको जिन वेबसाइट्स से आ रहे हैं, डू फॉलो बैकलिंक इज़ अ वेरी गुड बैकलिंक, खास तौर पे जब एक वेबसाइट इतनी बड़ी हो। ये देखें, टम्बलर से 94 DR का इसको डू फॉलो बैकलिंक मिल रहा है। ये देखें 4 लिखा रहा है, दैट मीन्स 4 डू फॉलो बैकलिंक्स आ रहे हैं। और टम्बलर की अपनी वेबसाइट अगर आप देखते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक लिखी हुई है, उसकी 7 मिलियन ट्रैफिक है, और जो भी वट एवर डिटेल्स आप रीड कर सकते हैं। देन पेट्रियन से इसको लिंक आ रहा है। अब अगर आपको लिंक भी देखना हो, आप Href से देख सकते हैं। बाय द वे Href इसके लिए आपको 129 वाला लेने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन पे एक सेलर है, ट्रस्टेड है, मैं लेता हूँ उससे, ठीक है, बट मेरा कोई लिंक नहीं है। आप उससे अपनी जिम्मेदारी पे परचेज़ कीजिएगा टूल, ठीक है। बट एक ट्रस्टेड बंदा है, अच्छी सर्विस ऑफर कर रहा है, सो वाई नॉट मेंशन हिम, आप उससे ले सकते हैं, ठीक है। SEMrush और Href दोनों बेचता है। आप यहाँ पे क्लिक करें, आपको ये बताएगा कि पेट्रियन की बेसिकली जो है वो कितनी चीज़ें हैं। और अगर आपको ये लिंक देखना है कि किस तरह का लिंक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे
क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से बेसिकली वो जिस तरह के पेज से लिंक आ रहा है, तो patreon.com/terryvindling और इस पेज पे लिंक जा रहा है और इस पेज से आ रहा है। अब लिंक क्वालिटी देखना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब एक ऑप्शन डोमेन आप परचेज़ कर रहे हैं और ऑप्शन डोमेन के अंदर जैसे ही जाएंगे 50,000 लाख रुपया कोई बड़ी बात नहीं होती, आपको बहुत महंगी डोमेन्स भी परचेज़ करनी पड़ती हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, बट चेक करना आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसी के अंदर आपको सारा प्रोसेस बता दूंगा। यू डोंट नीड टू बाय एनी अदर कोर्स, इवन दो ये मेरे पेड कोर्स के स्टफ़ है जो सारा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बिकॉज मेरे लिए नॉलेज जो है ना उसकी वर्थ नहीं है, मेरे लिए टाइम की ज़्यादा वर्थ है। टाइम इज़ मनी, नॉलेज हर कोई डिलीवर कर सकता है और बहुत बेतहाशा पड़ा हुआ है इंटरनेट के ऊपर। आप सिर्फ अपना टाइम निकालो सर्च करने के लिए, चीज़ें देखने के लिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर देखते हो तो आपको एक अच्छा लिंक कौन सा दिखता है, जैसे bbc.com है, इसका लिंक चेक करते हैं। आपको भाई ये लिंक चेक करने हैं। जब आप एक डोमेन $12 की बजाय $1200 की ले रहे हो तो यू मस्ट बी एबल टू मेक श्योर कि ये जो डोमेन होगी ये फ़ायदा भी देगी। किस तरह के लिंक्स फ़ायदा देंगे, इस तरह के। और यहाँ पे अगर आप देखो एंकर टेक्स्ट आपको दिख रहा है, एंकर टेक्स्ट का पता होगा, जो जिस टेक्स्ट में लिंक लगा होगा वो एंकर टेक्स्ट होता है, ठीक है। और ये वो पेज है इस वेबसाइट का जिस पे लिंक आ रहा है, तो दैट मीन्स के थोर के वर्ड के ऊपर लिंक आ रहा है। अब यहाँ पे इस पेज को ओपन करो जिससे लिंक आ रहा है, कंफर्म करो जाके। बाज़-औक़ात क्या होता है लिंक्स डिलीट भी हो चुके होते हैं, तो भाई ये चीज़ लोगों को पता नहीं होती और बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स कर बैठते हैं, लेकिन बाद में समझ आती है जब इतना पैसा सब कुछ नुकसान कर बैठते हैं। तो ये जो वीडियो थी ये छोटी सी वीडियो है, आपको इतना कुछ बता रही है, सालों का तजर्बा बता रही है, तो लोग समझते हैं कि यार ये हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। हालांकि वो जो इतने सब कुछ वेस्ट कर लेंगे उसको उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से आपने Ctrl+F करके थोर का वर्ड चेक करना है और थोर के वर्ड के ऊपर हमें लिंक नज़र आना चाहिए। तो लुक्स लाइक यहाँ पे थोर का वर्ड नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं पे तो होना चाहिए, ये है। हाँ, terryvindling वो कॉमा के साथ है, ठीक है, terryvindling/blog/2019। तो दिस इज़ अ गुड लिंक, ठीक है, डू फॉलो है। और bbc.com का लिंक है भाई, दिस इज़ समथिंग जो आपको अपने हाथ से नहीं गंवानी चाहिए। अब देखें, अब ये एक बैकलिंक जो है ना मार्केट में तो आपको कोई देने वाला बंदा ही नहीं मिलेगा, पहली चीज़, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ कॉमन साइट, DR93 की साइट और इसकी 85 मिलियन ट्रैफिक है भाई। एक बैकलिंक इसका $2-4 हज़ार से कम का नहीं है, और $4,000 एवरेज भी लगा लेना, $3,000 10 लाख रुपए बनते हैं इस एक लिंक के। अब इस तरह के आपके पास कितने लिंक हैं, 93 का ये है। गुड रीड्स पे आ जाएं, गुड रीड्स का बैकलिंक चेक कर लें। सबस्टैक TED.com 92 यहाँ पे हैं, लिंक पे क्लिक करें, कंटेंट से लिंक आ रहा है, 5 लाख का ये लिंक लगा लें। और भाई एक्चुअल प्राइस बता रहा हूँ आपको, मार्केट में जाके चेक कर लीजिएगा। फिर इसी तरह से आप नीचे आ जाएं, बज़ स्प्राउट है, बज़ स्प्राउट का लिंक चेक करते हैं। ये भी कंटेंट से अगर है, ये कंटेंट से नहीं है, ये कोई इंटरनल पेज बना हुआ है, बट लेट्स कंफर्म कि क्या ये कंटेंट है या नहीं है। उसके लिए सिंपली पेज ओपन करें और लिंक्स चेक कर लेना, बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आते हैं नीचे, इट्स अ कंटेंट पेज भाई, दिस इज ऑल्सो अ महंगा लिंक, दिस इज नॉट अ चीप लिंक। लुक्स लाइक इसके ऊपर 50 लाख के लिंक्स तो लगे हुए हैं, तो 10-20 लाख की ये डोमेन लेना वारे में है। बट यू मेक श्योर खाली बैकलिंक्स चेक करके परचेज नहीं करनी, यू स्टिल नीड टू चेक द हिस्ट्री, ठीक है। स्पैमज़िला अगर यूज़ करेंगे तो स्पैमज़िला ऑटोमेटिकली हर एक चीज़ आपको उधर ही शो कर देगा, क्योंकि स्पैमज़िला पेड टूल है और उस पेड टूल्स के सारे जो फीचर्स होते हैं उसके अंदर आपको यही फैसिलिटी दी जाती है कि आप एक डोमेन का DR, href स्टैट्स, मैजेस्टिक के स्टैट्स, सेमरश के स्टैट्स, सारे टूल के स्टैट्स आपको मिलते हैं। href आई थिंक आपको अपना खुद कनेक्ट करना पड़ता है। देन आपको स्क्रीनशॉट्स देखने को मिलती हैं, देन नंबर ऑफ बैकलिंक्स, टाइप ऑफ बैकलिंक्स, हर एक चीज़ बहुत डिटेल के अंदर। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा भाई, ना मैं आपको ये बोलूँगा डिस्क्रिप्शन में जाएँ मेरा एफिलिएट लिंक है उससे ले ले, नहीं। गूगल पे जाएं, सब स्पैमज़िला लिखें, आपको टूल मिल जाएगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर किसी चीज़ का नाम बोल दो या किसी को प्रमोट कर दो तो भाई ये बंदा उधर से पैसे कमा रहा है। भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने आपको इस पूरी वीडियो के अंदर 70 चीज़ें बता दी हैं, तो इसका मतलब मैं 70 चीज़ों से पैसे कमा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर तो हम कुछ भी नहीं बता सकते आपको। आप हर चीज़ में ये कहने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझे फजूल के मेरे ऊपर वो लगाते हैं कि यार ये बंदा तो इतनी चीज़ें प्रमोट कर। भाई मैं तो आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, अब शेयर करने को बतानी तो पड़ेंगी। अब बताते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उनको प्रमोट कर रहे हैं। जो चीज़ अच्छी है आपके फ़ायदे के लिए वो बता रहा हूँ ना। अब आपने अगर स्पैमज़िला नहीं यूज़ करना तो आ जाएं वापस अपनी पुरानी रूटीन पे। आप डोमेन नेम कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद आप वापस आएँ इस टूल के ऊपर और यहाँ पे आपने उसकी स्क्रीनशॉट्स चेक करना शुरू कर दें। और वही चीज़ें चेक करनी है आपने, रीडायरेक्ट तो नहीं है, PBN तो नहीं है, एडल्ट तो नहीं यूज़ हो चुकी। अगर ये चीज़ें कंफर्म हो जाएं
तो फिर अगला स्टेप है ये देखें कि क्या वो डोमेन जिस टॉपिक पे है आपकी निच से रेलेवेंट है यानी ये बहुत जरूरी चीज है भाई। अगर वो डोमेन यानी कि अब आप सपोज कर लें roomzilla.net है तो इसके नाम से लग रहा है ये रूम्स से रिलेटेड रूम डेकोरेशन या व्हाटएवर, ठीक है। आप एक वेबसाइट बनाते हैं जो क्रिकेट के ऊपर है, दैट मींस वो स्पोर्ट्स की कैटेगरी में चली जाती है। ये डोमेन होम इंप्रूवमेंट की कैटेगरी में चली जाती है, तो दोनों का लिंक नहीं है, दोनों निचेस आपस में कनेक्टेड नहीं है। आप इसको बाय करके इसके ऊपर अगर बैकलिंक अपनी स्पोर्ट्स वाली साइट को देंगे वो आपको नुकसान देगा, या फिर आप इसको बाय करके इसके ऊपर स्पोर्ट्स की साइट बनाने की कोशिश करेंगे वो आपको नुकसान देगा। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं भाई, एक डोमेन जिस निच की थी वो उसी निच में ही काम करेगी, उसके ऊपर जो बैकलिंक्स आए हैं वो उसी निच के रिलेटेड आए हैं भाई, उसके ऊपर बैकलिंक्स बने हैं फर्नीचर के और आप उसको आगे कंटेंट उस पे पोस्ट कर रहे हो स्पोर्ट्स का। गूगल पागल तो नहीं है ना, गूगल को इतना तो पता चल रहा है कि यार बैकलिंक्स क्यों आ रहे हैं फिर फर्नीचर से रिलेटेड जब ये साइट स्पोर्ट्स पे काम कर रही है। तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे मैंने पहले बताया। अगर आप लोग पीबीएन की वीडियो के अंदर इंटरेस्टेड हुए मुझे बता दीजिएगा, आई विल मेक श्योर टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट कि आप किस तरह से ऐसी डोमेन्स को भी यूज कर सकते हो जो आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है भाई। बट दैट्स अनदर टॉपिक, वो पूरा एक डिफरेंट टॉपिक है, हम पूरी एक डिफरेंट चीज में चले जाएंगे। राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग हाउ टू मेक अ पीबीएन, ठीक है। तो एक अच्छी ऑप्शन डोमेन कौन सी होती है जो रेलेवेंट हो, जिससे पावरफुल बैकलिंक्स आ रही है, जो आपके बजट में आ रही है। तो बजट की अगर हम बात कर लेते हैं वापस GoDaddy पर अगर आप आओ तो यहाँ पे ये 17 लाख की डोमेन है। तो भाई अगर आपने बैकलिंक एनालिसिस कर लिया और आपको पता चला कि यार ये डोमेन तो बड़ी काम की डोमेन है, आपको ऐसे कोई लेने भी नहीं देगा। मैं आपको बता देता हूँ उसकी वजह ये देखें, जब आप देख रहे हैं तो और भी 10 बंदे देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि इस डोमेन की कितनी वैल्यू वर्थ है, वो ऐसे नहीं लीव करने देंगे और उनको अगर एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ा वो करेंगे ताकि वो इस डोमेन के ऊपर अपने हाथ जमा सकें। तो चलिए अब अगला स्टेप डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है, वो ये है फास्ट रैंकिंग कैसे आएगी। फास्ट रैंकिंग के लिए देखें, सबसे पहले तो आपको पता चल गया क्या फ्रेश डोमेन की बजाय अगर आप एक एजिड डोमेन यूज़ करते हैं तो फास्ट रैंक करेगी, बट उसके लिए स्टिल यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपनी साइट का सेटअप अच्छा करें। साइट सेटअप के ऊपर डिटेल्ड वीडियो आ रही है चैनल के ऊपर, मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें। टॉपिक रिसर्च बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ऐसी डोमेन जिसके ऊपर कुछ बैकलिंक्स है आप कोई भी दुनिया का टॉपिक रैंक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपनी हदूद में रह के, लिमिट्स में रह के कोई टॉपिक सेलेक्ट करना है तो टॉपिक रिसर्च में कोशिश करें जितना ईजी टू रैंक टॉपिक आप ले सकें उसको लें, वो आपको पहले टारगेट करना चाहिए। जितना इजी टू रैंक पहले टारगेट करेंगे वो उतना ही जल्दी रैंक होगा, विद इन अ वीक रैंक करेगा। देन टॉपिक निकाल लिया आपने, उसके बाद आपको कीवर्ड्स निकालने हैं। तो कीवर्ड्स बेसिकली असल चीज़ ही कीवर्ड्स हैं। जितने इजी टू रैंक कीवर्ड्स आप निकाल सकते हैं उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। इवन दो आप एक अच्छी डोमेन ले लेंगे बट यू स्टिल नीड टू हैव गुड कीवर्ड्स। जितना एक कीवर्ड कम कंपेटिटिव होगा उतने ही कम लोग हैं जिनके लिए आपको कम्पीट करना पड़ेगा और उतनी जल्दी आपके कीवर्ड्स रैंकिंग में आएंगे। हो सकता है अगर एक ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर कोई कंपेटिटर नहीं है, टेस्ट करना हो अगर आपने, तो उस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिख के अपनी उस एक्सपायर्ड या फ्रेश डोमेन पे पोस्ट कीजिएगा। जैसे इंडेक्स होगा फर्स्ट पेज पे रैंक मिलेगा, मेरी गारंटी है आपको। देन कम्स कंटेंट राइटिंग। तो कंटेंट राइटिंग के ऊपर एक मास्टर क्लास मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, मेरे चैनल के ऊपर है। एक और वीडियो बना रहा हूँ जो 2 घंटे की होगी, तकरीबन 1 से 2 घंटे की, तो उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। क्योंकि कंटेंट राइटिंग देखें ये सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साइट सेटअप बहुत ज़रूरी है, साइट का स्ट्रक्चर बनता है इसके अंदर, टॉपिक अच्छा सेलेक्ट होना चाहिए। कीवर्ड रिसर्च जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक ये इसकी वजह से आप लैग कर जाएंगे इवन दो आपने एक अच्छी डोमेन परचेज कर ली है। देन कम्स कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग के अंदर आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए, सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट होना चाहिए, प्रॉपर ऑन पेज, परफेक्ट ऑन पेज होनी चाहिए। देन कम्स ऑडिटिंग। ऑडिटिंग से बेसिकली आपको ये पता चलता है कि जो भी चीज़ें आपने परफॉर्म की हैं साइट के ऊपर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम या इशू तो नहीं है, ताकि आप उसको फॉरन रिजॉल्व कर सकें। ऑडिट में आपके पास कंटेंट का ऑडिट आ जाता है, बैकलिंक्स का ऑडिट आ जाता है। वैसे तो बैकलिंक्स का ऑडिट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज यू ऑलरेडी डन दैट बाय परचेजिंग दैट डोमेन, बट आपको अपने कंटेंट का और बाकी चीज़ों का, ताकि कहीं कोई टेक्निकल इशू तो नहीं चल रहा साइट के साथ जिसकी वजह से क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग साइट की स्लो ना हो जाए। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने अपनी तरफ से जो नॉलेज मेरे पास था, जितना मैं डिलीवर कर सकता था, मैंने आपको डिलीवर किया है, ताकि आप ये ना सोचें कि प्रैक्टिकल कोई चीज़ नहीं दिखाते। तो ऑनवर्ड ये मैं जो सीरीज़ चला रहा हूँ बेसिकली ये घंटे 2-2 घंटे की वीडियोज़ आपको मिला करेंगी प्रॉपर नॉलेज और हर एक चीज़ के साथ, ताकि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकते हैं। जितना मैं नॉलेज आप लोगों को डिलीवर कर सकता हूँ मैं उतना ही करूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।